नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के भूगोल का चौथा क्लास है और जो कि कक्षा 6 के भूगोल का चौथा क्लास है। और आज कक्षा 6 का भूगोल समाप्त हो जाएगा। अगला जो वीडियो रहेगा वह कक्षा 7 पे आधारित रहेगा। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन क्लासेस के हम अंत में ये देखते हैं कि बेसिक तौर पे उनसे संभावित प्रश्न क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद संभावित प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पे कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, तो अक्षांश रेखाएं वो होती हैं जिन्हें पृथ्वी के दो ध्रुवों के समानांतर वृत्ताकार रूप में खींचा गया है। सभी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर बृहद वृत्त बनाती हैं। तो आपने ऐसे देखा होगा। तो अक्षांश रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं जो एक बृहद वृत्त बनाती हैं। और ग्लोब पे अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त बनाता है और पृथ्वी की सतह के बीचों बीच स्थित होने के कारण इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? 0 डिग्री अक्षांश का, कि इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तक अवस्थित सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। जैसे ये विषुवत रेखा है तो इसके उत्तर में सभी को हम क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश कहेंगे। तथा विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित सभी अक्षांशों को दक्षिण अक्षांश के नाम से जानते हैं। तो विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश और उत्तर में उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे कि कर्क रेखा पर बसे हुए देश कौन कौन से हैं? तो हवाई द्वीप जो कि यूएसए में स्थित है, मैक्सिको, मारिटानिया, माली, अल्जारिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान और बहामास ये हैं कर्क रेखा पे स्थित देश हैं। मकर रेखा पे बसे हुए देशों की बात करें तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच पोलिनेशिया और टोंगा ये मकर रेखा पर स्थित हैं। और विषुवत रेखा की बात करें या भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर स्थित देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया, साओ टोम और प्रिंसिप, मालदीव और किरिबाती ये विषुवत रेखा पर स्थित देश हैं। अब आगे देते हैं देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखाओं को पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचा गया है। तो देशांतर रेखाएं ये हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक कुछ इस प्रकार से खींची गई हैं। ये पृथ्वी पर बृहद वृत्त नहीं बनाती हैं। ये पृथ्वी की सतह पर अर्धवृत्ताकार रूप में है। पृथ्वी की सतह पर इनकी कुल संख्या 360 है। ये सभी एक दूसरे से 1 डिग्री की दूरी पर खींची गई हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा गया है। इसी रेखा के आधार पर विश्व भर में समय जोन और समय जोनों को निर्धारित किया गया है। अगला है 0 डिग्री देशांतर से पूर्व स्थित देशांतरों के पूर्वी देशांतर। मतलब कि ये अगर 0 डिग्री है तो इसके पूर्व में स्थित जो भी देशांतर उसे हम पूर्वी देशांतर और इसके पश्चिम में जो स्थित है उसे हम पश्चिमी देशांतर के नाम से जानते हैं। 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि जस्ट इसके पीछे रहता है और विश्व भर में तारीख का निर्धारण इसी के अनुसार होता है। अब यहाँ पे जानते हैं मानचित्र के बारे में। तो बेसिक तौर पे एक होता है चित्र और एक होता है मानचित्र। तो चित्र और मानचित्र में बस बेसिक सा अंतर ये होता है कि चित्र का कोई मापक नहीं होता है, जबकि मानचित्र का एक मापक होता है कि 1 सेंटीमीटर कितने हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी शहर का मानचित्र बनाया तो वहाँ पे लिखा होता है 1 सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर, ऐसे करके। तो चित्र और मानचित्र में सामान्य सा अंतर ये है कि चित्र का कोई मापक नहीं होता है और मानचित्र का एक मापक होता है। अगला है कि मानचित्र के 3 प्रमुख घटक हैं, दिशा, दूरी और संकेत। ठीक है, तो यहाँ पर संकेत, दिशा और मापक। तो यहाँ पे मापक जो है वो आपका दूरी को शो कर रहा है। तो आपसे पूछा जाता है कि मानचित्र के कौन कौन से घटक हैं, तो संकेत, दिशा और मापक। अगला है कि मानचित्र या नक्शा पर 2 स्थानों के बीच की दूरी तथा धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक हैं। इसका सामान्य सा तात्पर्य है कि मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं सामान्य रूप से। एक तो होता है आपका पॉलिटिकल और एक होता है जियोग्राफिकल। तो बेसिक तौर पे हम लोग जो अपने घरों में ज़्यादातर लगाते हैं वो क्या होता है कि राजनैतिक मानचित्र होता है, जिसमें किसी राज्य उसके शहर, उसकी राजधानी के बारे में बेसिक तौर पे इंगित करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक मानचित्र तो वह मानचित्र जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि दर्शाते हैं, वो भौतिक मानचित्र होते हैं। राजनीतिक मानचित्र में होता है गाँव, शहर, देश, विश्व के विभिन्न देश और उनकी सीमाओं से लगने वाले
जो देश होते हैं उसमें उसे हम बेसिक तौर पे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है थीमेटिक मानचित्र। तो इस मानचित्र में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। जैसे कि जलवायु मानचित्र एक होता है, एक होता है वनस्पति मानचित्र, एक होता है जनसंख्या मानचित्र, एक होता है वर्षा मानचित्र। मतलब आपने कई बार बेसिक तौर पे न्यूज़ चैनलों में देखा होगा, तो बेसिक तौर पे थीमेटिक मानचित्र को दिखाते हैं कि वहाँ पे होता है कि यहाँ पर इस प्रकार से इस क्षेत्र में इतना वर्षा हो रही है। तो थीमेटिक मानचित्र क्या होता है कि किसी भी स्थान में मतलब जलवायु का, वनस्पति का, जनसंख्या का, वर्षा का अगर वितरण दिखाना होता है तो वहाँ पर थीमेटिक मानचित्र होता है। अब यहाँ पे कि मानचित्र में कुछ रंगों का प्रयोग किया जाता है, इसको भी पूछा जाता है। तो अगर जलाशय जो होता है मानचित्र में बेसिक तौर पे अगर नदियों को दिखाना है, ठीक है, महासागर को दिखाना है तो वो किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। अगर पर्वत को दिखाना है तो पर्वत भूरे रंग का होता है। पठार को दिखाना है तो पठार पीले रंग का होता है। और मैदान को दिखाना होता है तो मैदान हरे रंग का होता है। अब यहाँ पे कि बिहार के लास्ट में, ठीक है, बिहार स्पेशल कुछ दे रखा है तो उसके बारे में। तो बिहार पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 443 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक है 345 किलोमीटर। अगर बिहार की बात करें तो बिहार जो है उत्तर में नेपाल राज्य से सीमा बनाता है और इससे 3 राज्य लगते हैं, ठीक है, जबकि जो कि पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से, बाकी 3 राज्य हैं जो कि पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। प्रशासनिक सुविधा के लिए बिहार को 9 प्रमंडल और 38 जिलों में बांटा गया है तथा प्रखंडों की बात करें तो 534 है। बिहार की पूर्व की जलवायु गर्म और आर्द्र, जैसे कि पूर्व की बात करें जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला है वहाँ का जलवायु क्या होगा कि गर्म और आर्द्र होगा, जबकि पश्चिम मतलब कि जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले हैं यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क मिलती है। हालांकि यहाँ की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। बिहार का जो औसतन तापमान है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का है। पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बढ़िया मोकामा तक टाल या ताल क्षेत्र कहलाता है। अगला है बिहार में के पूरे भूभाग पर कुल 6.4% जो होता है वन पाया जाता है। बेसिक तौर पे यह क्षेत्र जो है कि आपका नेपाल से जो सटे हुए इलाके हैं उन्हीं पर वन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि हिमालय के तराई में सोमेश्वर की पहाड़ियों के जंगल मिलते हैं जहाँ पर बेसिक तौर पर सघन जंगल है। उसके अलावा बिहार के अन्य जिलों में भी जंगल पाए जाते हैं परंतु वहाँ पर इतने सघन जंगल नहीं है, वहाँ पर विरल जंगल मिलते हैं। उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उगाया जाता है और इन इलाकों को संयुक्त रूप से सरैसा बोला जाता है। तो सरैसा का अगर जिक्र हो तो वहाँ पे 3 जिलों का नाम लेना है, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित गोपालगंज या पश्चिमी चंपारण मुख्यतः गन्ने के लिए प्रसिद्ध है और गन्ने के लिए खेती के लिए मुख्यतः चूने के अंश वाली मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होती है। आगे की पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि अभ्यारण्य स्थित है। रोहतास जिले में कैमूर अभ्यारण्य है। गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। खड़गपुर की पहाड़ियों में स्थित है भीमा बाग अभ्यारण्य। काबर झील जो है वह बेगूसराय में स्थित है। पटना नगर में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान जंगली जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। ठंडी के दिनों में यहाँ पर साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। बिहार की राजधानी जो है पटना, वह राज्य का सबसे बड़ा नगर है। महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है और यहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद ये बुद्ध कहलाए। आगे कि महाबोधि मंदिर के परिसर में ही मुचलिंद सरोवर स्थित है। चांचौरा क्षेत्र में फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर स्थित है और इस मंदिर को काले पत्थरों से रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। वहाँ के पुजारियों ने बताया कि प्रतिवर्ष अश्विनी महीने के कृष्ण पक्ष में यहाँ पर पितृ पक्ष का 15 दिनों का मेला लगता है। अगला है कि राजगीर के झरनों से गर्म पानी निकलता है बेसिक तौर पे और उसका मूल कारण है क्या है कि वहाँ की जो चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों में गंधक पाया जाता है और गंधक की उपस्थिति के कारण वहाँ के जो झरने होते हैं वहाँ से गर्म पानी निकलता है। अगला है आपका कि राजगीर में ही शांति स्तूप स्थित है तथा मनियार मठ जरासंध का अखाड़ा भी राजगीर में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है राजगीर में स्थित है। आगे की जल मंदिर पावापुरी में है जिसका संबंध भगवान महावीर से है और यहीं पर भगवान महावीर ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति करी थी और ये भी कहाँ पे? राजगीर में यह जल मंदिर। आगे कि रोहतास जिला का मुख्यालय सासाराम है जहाँ पर अफगान शासक शेर शाह सूरी का मकबरा है। यह मकबरा जो है अष्टकोण में बना हुआ है और जो कि लाल पत्थरों से बना हुआ है। शेर शाह के बचपन का नाम जो था फरीद खां था। हालांकि उसने युवावस्था में अपने तलवार के एक ही बार से एक शेर को मार दिया जिसके कारण उसका नाम शेर शाह पड़ा।
गोलघर की अगर बात करें तो गोलघर पटना शहर में स्थित है, जिसका निर्माण कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने 1786 ईस्वी में अनाज भंडारण के उद्देश्य से कराया था। इसकी जो दीवारें 12 फीट मोटी हैं और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 96 फीट यह ऊंचा है। अगला है कि पटना संग्रहालय जो है, ठीक है, पटना में ही पटना संग्रहालय स्थित है, जो कि बेसिक तौर पे राजस्थानी शैली में बना हुआ है। सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था तथा यहीं पर श्री हरमिंदर साहिब का गुरुद्वारा है, ठीक है। और यह सिखों में और साथ ही साथ अगर बात करें तो सिखों का जो प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब है। तो ये सारे आपके रहे क्लास 6 के। अब यहाँ पे बेसिक तौर पे इनसे संभावित प्रश्न को देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न है। तो आपका सबसे पहले संभावित प्रश्न है कि एक देशांतर को दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। दूसरा है कि सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो उष्ण कटिबंध में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। अगला है कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। तो हालांकि यहाँ पे पूछा गया है कर्क रेखा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब की ओर जाने पे क्या होता है कि तिथि एक दिन क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से अब अगर आप पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन की तिथि क्या होती है, बढ़ जाती है, और पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन की तिथि आपकी घट जाती है। आगे की जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो छोटे मापकों का मतलब क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो ये क्या है कि बड़े मापक को हम क्या करते हैं, छोटे मापक में बना लेते हैं। अगला है कि जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक मानचित्र। जहाँ पर गाँव शहरों को दिखाया जाता है उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जहाँ पर जलवायु, वनस्पतियाँ और जनसंख्याओं का वितरण मिलता है उसे हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। आगे की मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाते हैं, तो मानचित्र में मैदान को हरे रंग से दिखाते हैं। अगला है कि मानचित्र में दक्षिण दिशा किधर की होती है, तो आपको पता है कि ऊपर की ओर आपका नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ होता है, और आपके राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। तो यहाँ पूछा है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर आपका मतलब कि दक्षिण दिशा कहाँ की ओर होती है, तो नीचे की ओर होती है। आगे की मानचित्र का निर्माण में ध्यान रखना चाहिए संकेतों का, दिशाओं का, मापक का या उपयुक्त सभी का। तो मैंने आपको बताया था कि मानचित्र के 3 प्रमुख घटक हैं, दिशा, दूरी और संकेत, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों का ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार से सही आपका डी है। अगला है कि रबी की फसल के लिए मशहूर ताल क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये बेसिक तौर पे पटना के पूर्व वाले क्षेत्रों में रबी की फसल के लिए मशहूर ताल क्षेत्र स्थित है, क्योंकि यह पूर्व वाला जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, और जिसके कारण वहाँ के जलवायु का इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ता है, और यहाँ पर भी बेसिक तौर पर उपयुक्त मात्रा में गर्मी और जो वर्षा चाहिए वो सारी चीज़ें मिल पाती हैं। अगला है कि सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो है वह तराइन क्षेत्र में स्थित है। अगला है कि सरैसा क्षेत्र में शामिल है, तो मैंने आपको बताया था कि सरैसा किसके लिए, तंबाकू के लिए, और सरैसा जो है इसमें बेसिक तौर पे आपके आ जाते हैं वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर, और ये तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि गन्ना उत्पादक प्रमुख जिला कौन कौन सा है, तो बेसिक तौर पे गन्ना उत्पादक वो जिले हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, तो उसमें बेसिक तौर पे गोपालगंज है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो इन सारी जिलों तो यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन हो क्या है, घ कि गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी। अगला है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में, बोधि वृक्ष के नीचे, और वहीं से वह क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। आगे गया में स्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया था, तो रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। अगला है कि बिहार में गर्म जलकुंड कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में अगर गर्म जलकुंड की बात करें तो राजगीर में, और यहाँ पर गर्म पानी क्यों निकलता है, क्योंकि उसमें गंधक की उपस्थिति पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पर जल गर्म निकलता है। आगे की काकोलत प्रसिद्ध है, तो काकोलत ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि जरासंध का अखाड़ा कहाँ पर स्थित है, तो जरासंध के अगर अखाड़े की बात करें तो जरासंध का अखाड़ा भी राजगीर में ही स्थित है। अगला है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में, वहीं पर हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा है। अगला एक गोलघर कहाँ पर स्थित है, तो गोलघर पटना में स्थित है, यह अनाज भंडारण के लिए अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया था। और अगला है दीदारगंज कहाँ पर है, दीदारगंज भी पटना में, और यह मुख्यतः फेमस इसलिए क्योंकि यहीं से यक्षिणी की मूर्ति मिली है, ठीक है, यहीं से यक्षिणी की मूर्ति मिली है, जिसके कारण पूछा जाता है, तो पटना में ही दीदारगंज है। तो दोस्तों ये रहे कक्षा 6 के। अगला जो क्लास रहेगा कक्षा 4 के साथ की जियोग्राफी का रहेगा, और उसको भी इसी प्रकार से हम लोग संभावित प्रश्न को देखेंगे और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।